दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीके शिव कुमार की, कर्नाटक के मुख्यमंत्री की। जब डीके शिव कुमार ने एस सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए, तो दोस्तों पूरे देश भर में कई राजनीति के जानकारों ने यह अपेक्षा की थी डीके शिव कुमार से कि डीके शिव कुमार कर्नाटक को उस वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकाल कर लेकर आएंगे और एक प्रगतिशील, एक विकासवादी राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर कर्नाटक में सरकार चलाएंगे। लेकिन हो रहा है उल्टा। डीके शिव कुमार ममता बनर्जी के रास्ते पर चल पड़े हैं। ममता बनर्जी के रास्ते पर चलकर कंप्लीट वोट बैंक, और वो भी एक पक्षीय वोट बैंक निर्माण करने का लगातार जिस प्रकार का प्रयास शुरू किया है डीके शिव कुमार ने, इससे ये बातें स्पष्ट हो चुकी है कि एस सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की राजनीति में कहीं कोई अंतर नहीं है, बल्कि केवल और केवल कह सकते हैं कि शराब वही है, बोतल केवल नई है। दोस्तों हुआ ऐसा कि 30 जून से कर्नाटक में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। 30 जून से चुनाव आयोग के आदेश पर 59,050 बीएलओ को यह जिम्मेवारी दी गई कि घर घर जाकर मतदाताओं का पुनरीक्षण करे, घर घर जाकर हर एक मतदाता का वेरिफिकेशन करे। कहा जाता है कि कर्नाटक में 5.54 करोड़ यानी 5,54,00,000 मतदाता हैं, जिनमें राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी अंबू कुमार के अनुसार 5,07,00,000 यानी 91.61% मतदाताओं का रिकॉर्ड पुराने और नए मतदाता सूची से मिलाया जा चुका है। 46,53,000 मतदाताओं का मिलान अभी बाकी है और यह काम जारी है। दोस्तों एक तरफ जहां बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने का अधिकार पाकर अपने काम में लग चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके पैरेलल डीके शिव कुमार ने पीआर सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया है। अब आप समझिए कि यह कितना खतरनाक चीज है। पीआर सर्टिफिकेट यानी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। अब भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है दोस्तों, और विपक्ष यह आरोप लगा रहा है डीके शिव कुमार की सरकार पर कि एक तरफ जहां डीके शिव कुमार ये जो पीआर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी दिया जा रहा है जो जब बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो बंगाल और बिहार से भागकर वो जो कर्नाटक आ चुके हैं, विशेषकर बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में जो बस चुके हैं, तो उन लोगों को एसआईआर से बचाने के लिए या उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए उनको पीआर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और यहां तक भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है दोस्तों कि ये एसआईआर की प्रक्रिया में ये जो बीएलओ हैं, ये घर घर जाने के बजाय क्या कर रहे हैं, तो किसी मस्जिद के बरामदे में, किसी कम्युनिटी हॉल में जा रहे हैं और वहां पर पूरे गांव के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को बुलाकर एसआईआर की खाना पूर्ति की जा रही है। दोस्तों आप एक बात समझिए, एसआईआर करने वाले जो बीएलओ होते हैं वो होते कौन है? ये होते हैं राज्य सरकार के कर्मचारी। चुनाव आयोग का अपना कोई कर्मचारी नहीं होता। मैंने क्यों कहा कि ममता बनर्जी के रास्ते पर चल पड़े हैं डीके शिव कुमार, इस विषय को समझिए। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति थी। जब एसआईआर हुआ था पश्चिम बंगाल में दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर करने वाले जो बीएलओ थे, ये शुद्ध रूप से पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी थे, ठीक है। और बीएलओ के ऊपर, बीएलओ के साथ बूथ लेवल एजेंट रखने की जिम्मेवारी किसकी है? चुनाव राजनीतिक दलों को। यानी हर बीएलओ के साथ बीएलए होगा। बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट। बूथ लेवल एजेंट यानी हर संबंधित राजनीतिक दल का प्रतिनिधि, जिसे आप बूथ प्रमुख कह सकते हैं उस पार्टी का, यह होगा। तो पश्चिम बंगाल में स्थिति स्पष्ट थी।
राज्य सरकार के कर्मचारी बूथ लेवल ऑफिसर होते थे। टीएमसी यदि पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत राजनीतिक दल थी तो बीएलओ के साथ उसका बीएलए होना चाहिए था, लेकिन यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। और यही कारण है तमिलनाडु में भी कि चूंकि कहीं ना कहीं सत्ताधारी राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर कमजोर हो चुकी है, उन्हें बीएलए नहीं मिल रहा है। इसीलिए प्रयास यह किया जा रहा है कि बीएलओ को 10-5 बीएलओ को एक जगह किसी मस्जिद किसी कम्युनिटी हॉल में बैठाकर इसकी खानापूर्ति की जाए और पुरानी मतदाता सूची से नामों को निकालकर उसे सत्यापित कर दिया जाए। दोस्तों याद रखिएगा, बीएलओ की मॉनिटरिंग कौन करता है? ईआरओ, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं? जो राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ईआरओ होते हैं, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा चुनावों में। ठीक है, तो इनके बॉस जो होते हैं बीएलओ के, ये सब के सब। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बीएलओ होते हैं दोस्तों, या तो राज्य सरकार के अंदर स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, या राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन के कर्मचारी होते हैं। अब बताइए कि इनका बॉस, अल्टीमेट बॉस कौन होगा? इनका अल्टीमेट बॉस होगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा, डीईओ होगा, ठीक है, डीपीओ होगा, नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डीडब्ल्यूओ होगा, जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, ठीक है। ऐसे अधिकारी ही इनके बॉस होंगे। और ये अधिकारी कौन होते हैं? ये भी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। इसीलिए जब कोई भी राजनीतिक दल, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी या फिर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जब एसआईआर पर सवाल खड़ा करती है दोस्तों, तो एसआईआर की विश्वसनीयता लॉजिकली कहीं भी प्रूव नहीं होती, क्योंकि बीएलओ हर राज्य के अंदर राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। और जहां जहां विवाद हुआ है दोस्तों, आप देखिए, विवाद केवल उन्हीं जगहों पर खड़ा करने का प्रयास किया गया जहां पर कि सरकार विपक्ष की नहीं थी, जहां सत्ता पक्ष की सरकार थी, वहां दूसरा तरीका अपनाया गया। जो तरीका पश्चिम बंगाल में अपनाया ममता बनर्जी ने, कि जहां पकड़े गए वहां पर चुनाव आयोग के साथ कोऑपरेट नहीं करना और उसके विकल्प के रूप में अलग प्रकार की व्यवस्था को खड़ा करना। जैसे अब अलग बात है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फंस गई, तब जब वेरिफिकेशन के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार को करना था, वो राज्य सरकार ने कर्मचारी नियुक्ति के लिए अधिकारी देने से मना कर दिया। अंततोगत्वा यहां तक हुआ कि टीएमसी चली गई अदालत ने ममता बनर्जी के वकील से पूछ लिया कि तब क्या हम निष्पक्ष के लिए जो जिसे ये जो पश्चिम बंगाल में आपको न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, और वो भी पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट के जज से कंसल्ट करने के बाद न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जो वेरिफिकेशन जिन लोगों ने किया। तो ये तो ममता बनर्जी उल्टा फंस गई थी, ठीक है। तो वैसे ही उसी से बचने के लिए जैसे कर्नाटक में अभी किया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया, जहां एक तरफ बीएलओ घर घर जाने के बजाय किसी कम्युनिटी हॉल किसी मस्जिद में जाकर इकट्ठा हो रहे हैं और वहीं पर मतदाताओं को बुलाने की खाना पूर्ति करने का प्रयास है। दूसरी तरफ ये उससे भी खतरनाक मामला है दोस्तों, ये पीआर सर्टिफिकेट का बांटना। अब आप समझिए कि जब जिन नामों को मतदाता सूची में नहीं पाया जाएगा, जब फिजिकल वेरिफिकेशन में जिनके नाम होंगे लेकिन वो उस व्यक्ति उस जगह पर मौजूद नहीं होगा, उसे नोटिस जाएगी। अगर चूंकि चुनाव आयोग ने व्यवस्था किया है कि जो मतदाता अगर बीएलओ के जाने के बाद अपने आवास पर मौजूद नहीं पाए जाएंगे तो उनके कोई रिश्तेदार उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। एक अब उसके बाद क्या होगा, जब वेरिफिकेशन होगा और वो अपने जगह पर नहीं पाए जाएंगे, आपत्ति दर्ज होगा उनके खिलाफ, कंप्लेन होगा, वो अपने जगह पर नहीं पाए जाएंगे, तो फिर वो व्यक्ति अलग तरीके से वो पीआर सर्टिफिकेट जो कर्नाटक की सरकार जारी कर रही है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वो दिखाकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने में कामयाब होगा या नहीं होगा, यह सवाल महत्वपूर्ण है।
और इसी सवाल के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बड़े पैमाने पर कर्नाटक में डीके शिव कुमार की सरकार पर यह आरोप चस्पा किया है। दोस्तों, तेलंगाना में इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी ऐसी ही मांग, पीआर सर्टिफिकेट जारी करने की मांग रेवंत रेड्डी की सरकार से कर रहे हैं। याद रखिए, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में डीके शिव कुमार, यानी जो मांग तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार से की जा रही है वो मांग पहले ही डीके शिव कुमार की सरकार ने मान लिया है। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट एक तरह से कह सकते हैं आप दोस्तों कि नागरिकता के प्रमाण पत्र जैसा ही है। तो सवाल यह है कि क्या किसी राज्य सरकार को किसी व्यक्ति के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार तो नहीं है, क्योंकि नागरिकता का प्रमाण पत्र केवल केंद्र सरकार जारी करती है। हां, यह बात तय है कि अस्थायी प्रमाण पत्र स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन जारी करती है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करती है कि फलाना व्यक्ति फलाने तालुका फलाने पंचायत का मूल निवासी है या अस्थायी निवासी है, किसी मकान में किराएदार है, तो ऐसा प्रमाण पत्र जारी करती है। लेकिन ऐसे समय जब कर्नाटक में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आयोग वर्षों बाद 2003 के बाद 2026 में 23 साल के बाद कर्नाटक में जब चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, तो क्या इस एसआईआर के साथ साथ पीआर सर्टिफिकेट का बांटना, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, उस आरोप की पुष्टि करने जैसा नहीं है? यह बड़ा सवाल है। और यह बड़ा सवाल इसलिए भी मौजूद है दोस्तों कि लगातार चाहे एस सिद्धारमैया जब से मुख्यमंत्री बने तब से कर्नाटक में विभिन्न मौकों पर मुसलमान तुष्टीकरण का प्रयास लगातार, चाहे वो मुसलमानों को आरक्षण देने का मामला हो, चाहे अलग अलग विषयों पर लगातार जो है कांग्रेस की सरकार ने प्रयास किया है। तेलंगाना में प्रयास किया है। आज भी जहां कहीं भी सरकारें विपक्ष की है या विपक्ष में है, या गैर भाजपाई दल जहां विपक्ष में भी है, वहां भी मुस्लिम वोट बैंक उनके निशाने पर पहले नंबर पे है। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि डीके शिव कुमार भी उसी रास्ते पर, उसी पारंपरिक राजनीतिक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा कम से कम डीके शिव कुमार जैसे प्रगतिशील, जो अपेक्षा लोग कर रहे थे कि डीके शिव कुमार एस सिद्धारमैया की तुलना में अधिक प्रगतिशील राजनेता के रूप में, एक प्रगतिशील मुख्यमंत्री के रूप में कर्नाटक को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे कदमों से लगता यही है कि उस जो पारंपरिक राजनीति है उसी गड्ढे में डीके शिव कुमार कांग्रेस को शायद ले जाएं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।